नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं ललन टॉप की ये खास सीरीज किताब वाला, जिसमें एक और नई किताब, एक और नए ऑथर। किताब जिसका नाम है द स्टील फ्रेम, अ हिस्ट्री ऑफ द आईएएस। इसे रोली बुक्स ने पब्लिश किया है और लिखा है दीपक गुप्ता जी ने, जो हमारे स्टूडियो में हैं। दीपक गुप्ता खुद आईएएस ऑफिसर रहे हैं और यूपीएससी के चेयरमैन भी रहे हैं 2014 से 2016 तक। जब किताब हमारे हाथ में आई तो हमें लगा कि ले एक और कलेक्टर साहब ने, एक और सेक्रेटरी साहब ने अपना यश वर्णन कर दिया। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कई बार उनके मेमोइड्स से भी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। बट आई वॉज हैप्पीली सरप्राइज्ड, क्योंकि ये किताब सिर्फ दीपक गुप्ता के एक आईएएस के तौर पर टेन्योर के बारे में बात नहीं करती। वो बहुत छोटा हिस्सा है इस किताब का। ये किताब बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस लेके आती है, बहुत ही लार्जर पिक्चर दिखाती है। आईसीएस के बनने की क्या पृष्ठभूमि थी, किस समय की बहसें, उस समय इंग्लैंड में किस तरह की बहसें हो रही थी, मैकाले क्या बोल रहा था, एज बार कभी घट रहा था कभी बढ़ रहा था, कौन कौन सी भाषाओं का इम्तिहान होना चाहिए, वहाँ कितने बरस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, यहाँ कितने बरस की होनी चाहिए, भारतीयों के लिए क्या क्या बदलाव होने चाहिए। ये पूरा प्रोसेस जो 19वीं सदी से शुरू हुआ और 1947 तक चला, और फिर आज़ादी के बाद जब आईएएस में तब्दील होता है तब किस तरह की बहसें होती हैं और कैसे कैसे तब्दीलियाँ आती हैं, अलग अलग कमेटियाँ बनती हैं, अलग अलग रिपोर्टें बनती हैं। हमारी आपकी ज़िंदगी में आईएएस 2 ही दफ़ा दाखिल होते हैं। एक बार तो तब जब हमें कलेक्ट्रेट वगैरह में कुछ काम हो, तब जो सबसे बड़े अधिकारी वहाँ बैठते हैं, लाल बत्ती वाले, जैसा किताब के कवर में भी दिखाया गया है। या फिर तब जब आईएएस की तैयारी करने वालों से हम आमने सामने होते हैं, या तो वो प्रदर्शन कर रहे होते हैं कभी सीसेट को लेकर, कभी किसी और चीज़ को लेकर, या उनमें से किसी ने टॉप किया होता है, तब उनकी सफलता की कहानियाँ आती हैं और फिर हमें घरों पर अतिरिक्त हड़काया जाता है कि देखिए कितनी मेहनत करके ये लोग बाबू बन गए, कलेक्टर बन गए, डीएम बनेंगे, और एक ये हैं कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करते। ये सब बातें हैं जो लगातार होंगी दीपक गुप्ता जी से बातचीत में। सबसे पहले तो एक पाठक के तौर पे आपको बहुत सारा शुक्रिया, क्योंकि ये इसमें बहुत सारा शोध और बहुत सारी मेहनत है। मतलब वो किसी भी किताब में होती, पर इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत तैयारी भी करनी पड़ी होगी, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस नहीं लिखे क्योंकि आपने। जी, मेरा इरादा ये था कि एक बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी है जो 200 साल की आपने जिक्र किया, कि उसके बारे में बताएं। तो उसके बारे में किसने कब क्या क्या लिखा है, मैंने समझा कि मुझे पढ़ना ज़रूरी है जी, ताकि लोगों की क्या व्यूज़ हैं वो सब भी मैं उनको भी सामने लाऊं। और मैं चाहता था कि ये सारे आर्टिकल्स, किताबें, जर्नल्स वगैरह का वर्णन कर दें बिब्लियोग्राफी में, ताकि फिर और भी लोग कुछ और पढ़ना बड़ी लंबी बिब्लियोग्राफी है जी, तो कोई और पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकता है, कोई आर्टिकल्स को देख सकता है। खाली मेरा व्यूज नहीं देखने, किताब में तो नेचुरली थोड़े मेरे व्यूज ज्यादा आएंगे, स्वाभाविक है। तो एक रिसर्च की किताब ही आप समझिए कि एक तरीके से बनी। और एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि हमारे आईएएस ऑफिसर्स को भी अगर जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी इस तरीके के रिसर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुरुआत करते हैं दीपक गुप्ता जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये किताब समर्पित है, लौह पुरुष। जी, कोई खास वजह, आपकी क्या वजह है? सबकी अपनी अपनी होती है। जब मैं पढ़ रहा था सारा मटेरियल, और विशेषकर जिस समय ये बात उठी थी कि अब भारत आज़ाद होने वाला है जी, तो आईसीएस को हटा के क्या होगी व्यवस्था जी, तो मैंने देखा कि सारी उस वक्त एक ट्रेंड था प्रोविंसेस की तरफ जाने का, और प्रोविंसेस चाहते थे कि अपनी अपनी सर्विस बने। मगर सरदार पटेल ही ने ये सारी फीलिंग्स के साथ एक मुकाबला किया, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्म्स में, मीटिंग्स में, डिबेट्स में, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि वही फादर हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के, उन्होंने ही कन्विंस किया। और उनकी कई स्पीचेस हैं, वो मैं समझता हूं कि लोगों को पढ़नी चाहिए कि उसमें क्या कारण दिया था उन्होंने। उनका कहना था कि कंट्री की यूनिटी के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज बहुत ज़रूरी हैं, और उन्होंने उसको फिर डिस्क्राइब किया है कि क्यों वो यूनिटी आएगी। एक तो दिल्ली में वही लोग डिस्ट्रिक्ट में घूमते रहेंगे,
आपस में, तो एक नेशनल विजन आएगी जी एक यूनिफॉर्म टाइप का स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन, उससे एक यूनिटी आएगी जी। और बहुत उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज कही कि सेंट्रली कंट्रोल्ड सर्विस होना जरूरी है। हमें आगे देखना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये अथॉरिटी नहीं छोड़नी चाहिए कि वो सर्विस में क्या चीज अदल बदल कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस के लोग वो प्रेशर्स को सह नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ऐसा सिस्टम बनाना है ताकि वो इन इन्फ्लुएंसेस से दूर रहें, क्योंकि आगे क्या कंडीशंस और पॉलिटिकल कंडीशंस होने वाली हैं ये पता नहीं। और यहां तक भी उन्होंने कहा कि सर्विस इज लाइक अ रिंग फेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे तो ऑल इंडिया सर्विसेज करेंगे। और कि डेमोक्रेसी में ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे व्यवस्था ऑटोक्रेसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कितनी दूरदृष्टि थी इनकी कि वो आगे इंडिया के हालात देख रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या डेवलपमेंट्स होंगे, तो वो इसको बड़ा स्ट्रांग बनाना चाहते थे। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी मैसेजेस सर्विस के लिए भी दिए कि आपको किस तरीके का आदमी होना चाहिए, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ताकि आप देश की सेवा में लगेंगे। तो वो भी उनकी पहली स्पीच थी आईएएस के फर्स्ट बैच को। आप वो कुछ रेफरेंसेस आप बता भी रहे थे। मैं वो उनको वो तो ये है कि उन्होंने हमारे ऑफिसर्स के लिए क्या कहा है कि क्या होना चाहिए जी। वी हैव अ राइट टू एक्सपेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ एवरी सिविल सर्वेंट इन इंडिया एंड योर फोरमोस्ट कंसिडरेशन शुड बी हाउ बेस्ट टू कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ इंडिया एज अ होल। और आप वो कैसे करेंगे? You should render your service without fear or favor and without any expectation of any award. और तो वो कहते हैं ना कि किताब में देखिए उन्होंने ये हमारे एकेडमी में उनका बस्ट बना हुआ है, लबासना में नहीं, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी मसूरी में एक उनका बस्ट बना है। तो उसके नीचे लिखा हुआ है, जो मैंने किताब में पीछे लिखा, यू विल नॉट हैव अ यूनाइटेड इंडिया if you do not have a good all India service which has the independence to speak its mind। ये सारी बात इसी में लिखी हुई है, which has the independence to speak its mind। उन्होंने कहा था मेरा सेक्रेटरी मेरे साथ उसको डिसेंट करना चाहिए, उसका ये फर्ज बनता है, और अगर जो वो मेरे से डिसएग्री नहीं करेगा और चीजों की चर्चाएं नहीं करेगा तो मैं उसको बदल दूंगा, मैं दूसरा सेक्रेटरी ले आऊंगा। आज कुछ हालात उल्टे हो गए। आई वॉज अबाउट टू आस्क दैट। आप जब ये पढ़ रहे थे विदाउट फियर एंड फेवर, हाँ, हालिया कितने वाकये हैं, हाँ, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे दिल्ली हो, अलग अलग राजधानियां हो, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं और सब यसमैन बनना चाहते हैं अपने, मतलब पॉलिटिकल मास्टर्स तय कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में खेमे बने हुए हैं। और ये जो आदर्श हैं जिनकी शिक्षा वो ग्रहण करते हैं लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में, इसको लबासना बोलते हैं सब लोग, तो है ही नहीं वो तो। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। और कि जो सिस्टम ऑफ पोस्टिंग्स वगैरह हो वो न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल होना चाहिए। आपने उस पर विस्तार से लिखा भी है। जी, विल कम टू दैट। आपने बहुत तसल्ली से, बहुत विस्तार से इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया था उसके ओरिजिन और उसकी हिस्ट्री के बारे में बात की है। क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में ये फ्रेमवर्क बनाते वक्त? देखिए, वो तो एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, क्योंकि पहले वो तो ट्रेडिंग कंपनी थी जी, और जब बैटल ऑफ प्लासी वगैरह हुआ और उसके बाद दीवानी मिली, तब ये बात उठी कि साहब रेवेन्यू कलेक्शन का टास्क अब कंपनी का हो गया। वो कलेक्टर टर्म अभी तक चला रहा है। कलेक्टर टर्म वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने लगाया, पहले सुपरवाइजर कहते थे, और उन्होंने अपने उसमें लिखा हुआ है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, सुपरवाइजर से कलेक्टर होना लोग आगे के लिए याद रखेंगे। वाकई जी। और बल्कि जो आपके वेवल जो थे गवर्नर जनरल जी, वो कहते हैं कि ब्रिटिश रूल का और चीज रहे या ना रहे, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ कलेक्टर जो है ये हमारा बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए समझा जाएगा। और देखिए आजकल भी कलेक्टर का रोल और इंपॉर्टेंस तो वो चल ही रहा है। तो जब उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना हुआ तो बात उठी कि हम क्या सिस्टम से कलेक्ट करें,
और फिर उनको कुछ टेरिटरीज मिली एडमिनिस्टर करने के लिए, तो ये हुआ कि इनको एडमिनिस्टर कैसे करें। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि भाई ये तो अब ब्रिटिश रूल है, तो एम्पायर बन रहा था धीरे धीरे एक तरीके से, तो अब कंट्रोल भी करना जरूरी था। तो एक सिस्टम कैसे बनाए कि कंट्रोल भी रहे, तो उस तरीके से धीरे धीरे ये सर्विस का वो बना। और इंडियंस को नहीं रखते थे सर्विस में, क्योंकि कंट्रोल रखना है, तो इसलिए वो इंग्लिश होने चाहिए। हेस्टिंग्स का आपने जिक्र किया, क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस का भी जिक्र करना चाहेंगे? हाँ, बल्कि लोग तो ये कहते हैं कि हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस ने ही सर्विस की एक तरीके से फाउंडेशन रखी जी। कुछ चीजें उन्होंने की रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, और फिर कॉर्नवालिस साहब आए 1790 में, तो उन्होंने जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को जी। और फिर कॉर्नवालिस ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, दे डिड नॉट ट्रस्ट इंडियंस। तो उन्होंने कहा कि आईसीएस में इंग्लैंड से रिक्रूटमेंट होगा और वो खाली इंग्लिश होंगे। तो अगले 100 साल तक फिर वो लड़ाई ये चली, एक अलग किस्म की रॉयल्टी डेवलप की जा रही हाँ, वो तो नेचुरली एम्पायर था, तो वो चाहते थे। फिर जब वहाँ पे आईसीएस के इम्तिहान होने लगे, तब वहाँ पर भी नए सिरे से बहसें हुई कि इनको ट्रेन कैसे किया जाए इंडिया की पोस्टिंग के लिए। सबसे बड़ी बहस शुरू हुई एंड द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में वो लिबरलिज्म का एक वेव एनलाइटनमेंट वगैरह शुरू हुआ था कि ये पेट्रोनेज से लोग सेलेक्ट हो रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रतिभा पैमाना नहीं है। हाँ, तो फिर ये बात चली और मकौले ने उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि नहीं भाई, मेरिट पे लोग आने चाहिए। बिल्कुल। तो मेरिट पे कैसे आएंगे कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो 20-30 साल तक ये डिबेट चली और फिर तय किया गया 1854 में पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शुरू हुआ। मॉडर्न सिविल सर्विस के लिए पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ। हालांकि चाइना में बहुत जमाने से मैंडेरियंस वो चल रहा था, मैंडेरियन बोलते थे। आपने मैकॉले को कोट किया, इट इज सेड आई नो दैट एग्जामिनेशंस इन लैटिन, ग्रीक एंड इन मैथमेटिक्स आर नो टेस्ट ऑफ व्हाट मैन विल प्रूव टू बी इन लाइफ, लुक एट एवरी वॉक ऑफ लाइफ एट दिस हाउस। एंड देन ही सेज कि जो इम्तिहान में अच्छा करेगा, वो उससे ये भी पता चलता है कि वो अपनी जिंदगी में कितना गंभीर है चीजों को लेकर। और उनका वही कहना था कि जो जना यूनिवर्सिटी में एक तरीके से लिबरल एजुकेशन वगैरह अच्छे से पढ़ा है और फिर ऑनर्स में उसने, अब वो जमाने की ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज थी, तो बड़ी हाई एकेडमिक लेवल्स थे उनके, तो उनसे जो पास करेगा उसके अंदर कैपेबिलिटी निकलेगी और उसका माइंड डेवलप हुआ होगा। जब माइंड डेवलप हो गया तो वो कुछ भी कर सकता है, जब कुछ भी। इसीलिए लोग कहते हैं कि लिबरल एजुकेशन सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे तरह तरह की चीजों के बारे में आप समझते हैं। You should not be boxed. Should not be boxed, and so this is a debate जो लोग आजकल वो between engineers and arts people को convert कर देते हैं। You have addressed that as well. हाँ। Was there any Indianization of this ICS service? कि वहाँ से भेजे गए, इंडिया आए, कैसे अडेप्ट किया और फिर इनके फीडबैक के हिसाब से चीज़ें बदली हों रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, ट्रेनिंग के प्रोसेस में। व्हेन आई वाज राइटिंग माय एमफिल का थीसिस, सो माय टॉपिक वाज म्यूटनी 1857। तो देयर वाज दिस सिपाही फ्रॉम फैज़ाबाद, सूबेदार सीताराम पांडे। उन्होंने ब्रिटिशर्स की आर्मी में वो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, सूबेदार से रिटायर हुए और उन्होंने कर्नल जेम्स नॉर्गेट के कहने पे अपने एक्सपीरियंस लिखे जो आईसीएस के ट्रेनीज़ को पढ़ाए जाते थे। इट वाज कॉल्ड सीताराम्स डायरी। तो बहुत सारे तरीकों से उनको इंडिया के बारे में बताने की कोशिशें हो रही थी। क्या थे वो तरीके, वो रोचक तरीके या कुछ? वो एक्चुअली जो ट्रेनिंग थोड़ी बहुत इंडिया के बारे में, इंडिया का लॉ, इंडिया की हिस्ट्री, कुछ ऐसी चीजें, रेवेन्यू सिस्टम, जमीन की जोत, बहुत ज्यादा रेवेन्यू सिस्टम वगैरह नहीं पढ़ाया जाता था। और वो बेसिक पॉइंट यही था कि वो वहाँ की यूनिवर्सिटीज में वो लिबरल एजुकेशन करेंगे आके और अपने आप ये चीजें समझेंगे, जैसे लॉ और ये सब चीजें, कुछ इंडियन हिस्ट्री, कल्चर वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था। हेस्टिंग्स ने ये जो बाद में आए थे, वेलेस्ली ने अर्ली 1802 में या 1800 में पहली बार ये एक यहाँ ट्रेनिंग कॉलेज बनाया कलकत्ते में। उनका ये कहना था कि ब्रिटेन से जो लोग चले आ रहे हैं इंडिया के बारे में कुछ जानते नहीं है और इनको इंडिया के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी इस ट्रेनिंग कॉलेज में
दी जानी चाहिए। और बहुत बढ़िया उन्होंने नोट भी लिखा है, मैंने पढ़ा है, 40 पेज का नोट था वो। अच्छा। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने भेजा था। ये उसमें से आपको मैंने अपेंडिक्स में एक पेज लिखा है। हाँ। कि बताइए उस जमाने में वो सोच रहे हैं ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग में क्या चीज, इंडियन कल्चर, ईस्टर्न कल्चर के बारे में बताना, मगर वो बंद करा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर उसके बाद उनको वहां पे अपना ट्रेनिंग कॉलेज खोला, और फिर जब ये क्या तर्क था कि साहबी अकड़ बची रहे, हाँ, बनी रहे, इसके लिए वो जरूरी है डिस्टेंस। उनका ये फीलिंग था कि साहब इंडियंस तो केपेबल नहीं है अपने आप को गवर्न करने को, उनका कैरेक्टर ही कुछ ऐसा लॉजिक ही पूरा वही और था। हम लोग जो हैं, हम लोग एक सिविलाइजिंग मिशन पे इंडिया में है, White man's burden। हाँ, व्हाइट मैन्स बर्डन। तो वो ये समझते थे कि ये हम ही कर सकते हैं, और क्योंकि एम्पायर था, रूलिंग थी, तो वो चाहते नहीं थे कि इंडियंस आए। तो हर तरीके के ऑब्स्टिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाद लगाए। अरबिक और संस्कृत के नंबर कम होने चाहिए, उम्र कम होनी चाहिए, एग्जामिनेशन खाली लंदन में होना चाहिए, इंडिया में नहीं होना चाहिए। बल्कि आपके 1857 के बाद राइट अप टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नेशनलिस्ट मूवमेंट का सबसे बड़ा जो एजिटेशन था वो यही था कि इंडियंस को सर्विस में आना चाहिए, सर्विस में आना चाहिए, और वो लैंग्वेज को लेकर भी था। तो वो किस तरीके से आना चाहिए कि इंडिया में भी एग्जामिनेशन होना चाहिए, सिलेबस भी चेंज होना चाहिए, एज भी बढ़नी चाहिए, थोड़ी बहुत। ये तो आपने जिसको कहते हैं ना कि ततैया का छत्ता छेड़ दिया है, हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं, एज वाला मामला। एज को लेकर काफी डिबेट होती है। 2014 के लोकसभा चुनाव की जब तैयारियां चल रही थी, तब कई हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले लोग, आर्ट्स के मीडियम से तैयारी करने वाले लोग राहुल गांधी के घर के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे। फिर राहुल गांधी आते हैं बड़े हीरोइक एक्ट में, और उसमें ऐलान करते हैं हिसाब इजाफा होगा, ऐसा वैसा। तो एज को लेकर बड़ा कंटेंशन चल रहा है। तब भी था 19 करें कि 23 करें, तो क्या चल रहा था, क्या डिबेट हुई थी? इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस जमाने में जो थी कि कितनी कम होनी चाहिए एज। हाँ, अब जो डिबेट हो गई वो कितनी ज्यादा होनी चाहिए। अब तो बस चले इनका 60 साल कर दो। तो वो यंग एज होने के कुछ कारण थे जी। एक तो ये था कि लोग कोचिंग सेंटर में ना जाएं, रट्टू तोता ना बने। हाँ, दूसरा था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्राप्त करते ही एग्जामिनेशन पास करके आ जाएं। यंग लोग आने चाहिए, यंग लोग आने चाहिए, फ्रेश ब्लड, न्यू आइडियाज विद एनर्जी, एंथुजियाज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेन यही 3-4 रीजंस थे कि एज कम रखी जाती थी। ये जरा हमारे दर्शकों को वो जो कंपटीशन वाला का जिक्र है, तो क्रैमर्स वर्सेस, वो बताएं क्या था? इंग्लैंड में भी जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, पहले तो पेट्रोनेज थी, जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शुरू हुए तो इरादा यही था, और सिलेबस भी इस तरीके से बना था कि यूनिवर्सिटी पढ़ के ग्रेजुएट करके लोग आए। मगर सिलेबस में बहुत सारे पेपर्स थे, तो वो सारे पेपर्स के नंबर काउंट होते थे। ये नहीं था कि इतने ही पेपर आप ले सकते हैं, आप जितने चाहे ले सकते हैं। तो मैथमेटिक्स भी था, लैंग्वेजेस, तरह तरह की लैंग्वेजेस भी, लैटिन, ग्रीक। तो अगर जो आप एक्सपर्ट हो गए मैथमेटिक्स में, तो आप बाकी नंबर तो आपको मिलेंगे नहीं। तो बाकी पेपर्स में लोग का ये हुआ कि कोचिंग सेंटर में चल के ये कर लो, तो और सारे पेपर्स लेंगे तो हमको बाकी नंबर मिल जाएंगे। तो इसीलिए काफी जो एज वाली लड़ाई पिछले वो अगले वहां 20-30 साल में यही हुई कि कैसे खाली यूनिवर्सिटी से लोग आए। जो सॉल्सबरी ने उम्र को 19 कर दिया, इसी वजह से 25 से घटा के 19 के स्कूल खत्म हुआ और लोग बैठ गए एग्जाम में। आने के बाद उनको यूनिवर्सिटी में 2 साल भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए, बिफोर द एक्चुअल डिप्लॉयमेंट। जी। तो ये काफी वहां भी बड़ा मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग था जानना कि क्रैमिंग इंस्टीट्यूशंस को लेके काफी कंट्रोवर्सी और चर्चा कई सालों तक हुई, और वहां नए नए क्रैमर्स इंस्टीट्यूशन बड़े फेमस बन गए थे और उनकी आलोचना भी हुई। इसमें थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करूं, जब आज़ादी मिली और उसके बाद जिसको आपने एक चैप्टर में नाम भी दिया है, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, और उसके बाद की चीज़ों पे बात की है। मेरे लिए बड़ा दिलचस्प था ये जानना कि आज़ादी के बाद सबसे पहले तो SC और ST के लिए रिजर्वेशन आया, लेकिन आज़ादी के पहले मुस्लिमों के लिए रिजर्वेशन था ICS में। तो वो तो ब्रिटिश रूल के लिए एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के टाइम से उन्होंने रियलाइज करना शुरू किया कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन
एक पॉलिसी बन गई थी ना कि उनको डिवाइड करो। दूसरी बात, उनका ये फीलिंग था उस वक्त, और वो जगह जगह उस जमाने के डॉक्यूमेंट्स में है कि मेरिट पे जब इम्तिहान होगा तो हिंदू लोग आ जाएंगे। पहले वो बंगाली थे, फिर वो ब्राह्मण्स थे, कि वो लोग ज्यादा आ जाएंगे। और वो बंगालीज उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे ब्रिटिशर्स को। पहले बंगालीज ही आते थे आईसीएस में, शुरुआत उन्हीं से हुई। रविन्द्रनाथ ठाकुर के ब्रदर वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द आईसीएस। तो वो चाह रहे थे कि क्योंकि ऑन मेरिट तो आएंगे नहीं, तो इसके लिए उनको हम नॉमिनेट करेंगे। तो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंडिपेंडेंस के बीच के पीरियड में ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ मुस्लिम्स वर नॉमिनेटेड। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरू में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम एक कमीशन बना था, इस्लिंगटन कमीशन। तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये कहा कि आप ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ज्यादा इंग्लिशमैन का आना और ज्यादा मुस्लिमों का आना, मतलब इनका कोशिश थी कि मुस्लिम्स ना आए, इंग्लिशमैन आए। हाउ इज इट बेटर कि मोर इंग्लिशमैन विल बी यूजफुल टू इंडिया। तो उन्होंने भी ये कहा था कि मुस्लिम्स शुड कम ऑन मेरिट, एग्जाम क्वालिफाई करके आए, पैट्रोनेज के जरिए जरिए, मुस्लिम्स काफी डेवलप कर गए हैं, वी शुड बी अलाउड टू कम ऑन मेरिट। बट वो रिजल्ट से ऐसा लगता था कि वो कम आते थे, तो इसलिए नॉमिनेशन करते थे। आप ये बता रहे थे, और 19वीं सदी के आखिरी में हिंदी और उर्दू की जो बहसें हो रही हैं, उसमें सर सैयद अहमद खां की एक स्पीच है बड़ी चर्चित, और उसमें वो मुस्लिमों को लताड़ रहे हैं, साइंस पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, तभी तरक्की कर पाओगे। सही बात है, ये तो मतलब ये सभी के लिए जाता है, सभी के लिए, क्योंकि एक साइंटिफिक टेम्पर होना, एक रैशनल टेम्पर होना। आई मीन लिबरल एजुकेशन का एक थोड़ा बहुत मकसद ये भी है कि यू हैव टू ओपन, तर्कशील, ओपन द माइंड। एंड the march to independence and transition from the ICS to the IAS, how difficult it was। अंग्रेजी राज में जो सब कलेक्टर लोग हैं, अलग सिस्टम और एक अथॉरिटी अलग लेवल की थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चूंकि वहाँ नहीं था, है ना, और फिर एकदम से चीज़ें बदल जाती हैं, और अब एक मंत्री जी हैं जो आपको बता रहे हैं, और आपकी शुरू की 10 साल 15 साल की ट्रेनिंग आईसीएस वाले सिस्टम में हुई है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले आपको, मेमोइर्स मिले पुराने आईसीएस लोगों के, जैसे सर गिरिजा शंकर वाजपेयी का बड़ा जिक्र होता है, और ऐसे कई लेजेंडरी आईसीएस। ये एक्चुअली एक ये डिबेट है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स देखना शुरू करोगे और इंडियन आईसीएस वालों के मेमोइर्स को आप पढ़ोगे, तो एक ये थोड़ा सा गैप आपको लगेगा कि उन्होंने अपने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस के बारे में नहीं लिखा है। एक इंडिपेंडेंस का माहौल बना हुआ था, और उसमें आप एक सिविल सर्विस आईसीएस के मेंबर थे, और तो बहुत ज्यादा लोगों ने लिखा नहीं है इन चीजों के बारे में। तो एक ये गैप, और मैंने मेंशन भी किया है जी कि एक ये गैप है, ऐसा लगता है उनको पढ़ने से कि एक ये गैप है, वो ज्यादा लोग खुल के बात नहीं करना चाह रहे थे। मगर एक तो इंपॉर्टेंट जगहों पे और कलेक्टर्स नॉर्मली इंडियंस को जुडिशियल साइड में भेजते थे पहले, इंडियंस को जुडिशियल साइड में जाओ, क्योंकि जुडिशरी भी आईसीएस से ही जजेस भी बनते थे, और ब्रिटिशर्स ही रहते थे कलेक्टर्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और जब ज्यादा इंडियंस आने लगे जी, तब धीरे धीरे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कलेक्टर्स इंडियन जाने लगे। तो इसलिए कॉन्फ्रंट्रेशन उनका ज्यादा ब्रिटिशर से ही होता था, इंडियन से कम होता था। और फिर जब 1937 में जब फिर से इलेक्शन हुए और गवर्नमेंट्स बनी, तो इंडियन नेशनलिस्ट और इंडियन आईसी ऑफिसर्स के बीच में देयर वाज अ जनरल गुड रिलेशनशिप। आपस में ऐसा नहीं था, कॉन्फ्रंट्रेशन का नहीं था। एक्चुअली उससे बहुत मदद मिली, क्योंकि उन लोग की रिलेशनशिप ऐसी बनी, इंडिपेंडेंस के टाइम में देयर वाज म्यूचुअल ट्रस्ट, ट्रांजिशन इजी रहा। इनफैक्ट पटेल साहब ने लिखा है कि he was very impressed with the efficiency and performance of Indian ICS officer, और हम फुल्ली केपेबल हैं अपने आप को एडमिनिस्टर और मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपस में गवर्नमेंट के अंदर और गवर्नमेंट के बाहर इन लोग को आपस में मौका मिला था। वो धर्मवीरा साहब ने काफी अच्छा लिखा हुआ है कि जब वो
वो कलेक्टर थे अल्मोड़ा के, अच्छा। और जो जेल में नेहरू जी जेल भी में थे, वहाँ नेहरू थे। पंत जी भी आए थे। हाँ। तो पंत जी के साथ उन लोग का काफी तरह तरह की चीजों की बातचीत होती थी। और वो ये पंत जी उनसे कहते थे कि आप ये हमारे लोगों को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ? तो वो अपना लिस्ट उनको देते थे, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था, और वो फिर गोविंद वल्लभ पंत, कमाल की चीज है। आप बिहार काडर के आईएएस ऑफिसर रहे हाँ। सेंट्रल में आने से पहले। उसके बाद में जब डिवीजन हुआ तो मेरे को झारखंड मिल गया था। झारखंड मिल गया था, थोड़े कुछ महीने रहा, कुछ ही महीने रहे। और उसमें भी जो एक आईएएस के करियर में मेरी सीमित समझ के मुताबिक जो एक मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं या कैबिनेट सेक्रेटरी, उसके अलावा जो सबसे ताकतवर पोस्ट होती है, जो कहा भी जाता है जुमले की भाषा में कि देश तो 3 लोग चलाते हैं, डीएम, सीएम और पीएम। डीएम के तौर पर आप 2 जिलों में रहे, सहरसा और रोहतास। क्या अनुभव थे, क्योंकि बड़ा दिलचस्प था बिहार का वो दशक। मतलब वैसे तो बिहार हमेशा ही दिलचस्प रहा है, 80 का दशक, कभी संजय गांधी का अपॉइंटी जाता है और फिर 1.5-2 साल में सीएम बदल रहे हैं, कोई 5 साल सर्व ही नहीं कर पा रहा है। एक उलटफेर जिसकी शुरुआत श्री कृष्ण बाबू के जाने के बाद विनोदानंद झा एक 3-3.5 साल रहे, फिर 67 से जो शफलिंग हुई वो चलती ही रही पूरी 90 तक। ऐसा है, डिफिकल्ट कंडीशंस थे, मगर मेरे ख्याल से आज के माहौल को देखते हुए तो बेटर कंडीशंस थे उस वक्त। हालांकि जैसा आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स उस वक्त भी थी जी। अब थोड़ा ये ज्यादा कॉन्फ्रंट्रेशन, पॉलिटिकल कॉन्फ्रंट्रेशन, डिवीजन ज्यादा हो गया है, जो रिफ्लेक्ट करता है कि फिर वो कोशिश करते हैं कि लोगों को अपने उसमें कैंप में लाया जाए जी। मगर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि अगर जो आप अपने काम से मतलब रखते हैं और आपको कोई रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, तो आपको इंडिपेंडेंस को आपको कोई वो होने वाला नहीं। कोई वाकया सहरसा में डीएम रहने के दौरान का जो आप शेयर करना चाहें? सहरसा में तो जब हम गए थे, जब ये इमरजेंसी के बाद गए थे 1979, तो जो मिनिस्टर थे उस वक्त वहाँ के, तो मुझे लगा कि वो भी टेकरीवाल साहब थे, तो मेरा नाम आ गया पोस्टिंग के लिए। तो मैं उनके पास गया कि साहब ये तो ऐसा ना हो कि लगे कि आप मेरे को भेज रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपकी बात सुनने वाला नहीं। सजाती वाला तर्क। मैं आपकी बात सुनूंगा नहीं, तो इसलिए आप चाहें तो आप किसी और को भेज सकते हैं। उनका नहीं, आप जाइए, आप इंडिपेंडेंस और आप फेयर होइए, अच्छे से जिला चलाइए। हाँ, अच्छे से जिला चलाइए। और मेरा एक्सपीरियंस, मुझे कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं उस टाइम में मिला। और हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग को फेयर माइंडेड, देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की क्रेडिबिलिटी ही सबसे बड़ी चीज है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। लोग को देखना चाहिए कि ये आदमी फेयर है और ये मेरिट पे काम करेगा, जो भी चीज आएगी। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम फेयर हों। जिस दिन हम गलत डिसीजन ले लेंगे किसी के कहने पे, उस दिन मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। पर दीपक जी हो रहा है ऐसा। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जी प्लीज। रोहतास जिले में, और मैंने एक अपेंडिक्स में किताब में अपना एक 10A हाँ दिया अपेंडिक्स है, 10A। एक टाइम कंट्रोल की बात है। वहां पे बुरे हाल थे, मतलब आप ये समझिए कि बिहार के जो 22 डिकॉय थे, उनका अवार्ड था 3,50,000, उसमें से 20 जो थे हमारे डिस्ट्रिक्ट, 22 में से 20 डकैत रोहतास जिले के। हाँ, तो बहुत बुरे हाल थे, यहाँ मर्डर वहां मर्डर वगैरह। तो ये 1986 का दौर था। हाँ 86, हाँ 86-87। तो लग रहा था कि उसमें पॉलिटिक्स भी बहुत है। तो 2 साल के अंदर एक बहुत अच्छे पुलिस अफसर, बार बार एसपी और डीआईजी का ट्रांसफर हो रहा था क्योंकि स्थिति काफी गंभीर थी। और फिर एक साहब ऐसे आए जो मेरे जैसे किसी के सुनने वाले नहीं। कौन थे वो साहब? मिस्टर सिंह थे, ही वाज प्रमोटेड फ्रॉम द बिहार पुलिस सर्विस, फाइन ऑफिसर। एंड हम लोगों ने फिर बिल्कुल एक समझिए आपके न्यूट्रल तरीके से काम करना शुरू किया, और 1 साल के अंदर वो 20 के 20 या तो जेल में या
मुक्त हो गए। हाँ, एक सिचुएशन बदल गई और ये आप न्यूट्रल होंगे, आप क्रेडिबल होंगे, आप मेरिट पे काम करेंगे तो इसका असर पड़ेगा ही। पर कई लोग ये भी कहते हैं दीपक जी कि बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है बिहार के मामले में, खास तौर पे उस दशक में, कि उस जिले का जो सबसे बड़ा नेता है उसकी सीएम से इक्वेशन कैसी है, इसके हिसाब से भी अधिकारी भेजे जाते थे। और ये अभी तक होता है कि अच्छा ये मंत्री बहुत उठ रहा है, ये दूसरे खेमे का है, इसके यहाँ सख्त अफसर भेज दो जो इनकी ना सुने, कायदे से काम करे, ये मंत्री का रौला कम होगा, ये ठीक हो जाएंगे। तरह तरह के पीछे वो सब चेस के गेम्स होते रहते हैं। मैं जब था वहाँ पे रोहतास पहुंचा तो वहाँ पर भी एक बड़े पुराने फ्रीडम फाइटर कांग्रेस के लीडर थे जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल थे, अच्छे आदमी थे। तो उनसे शुरू में ही झड़प हो गई। हाँ, वो वीडियो का ट्रांसफर चाहते थे। मैंने कहा ये जाएगा नहीं जब तक कोई हमें अच्छा जना मिलेगा नहीं, हमें प्रशासन चलाना है, कैसे छोड़ देंगे जी। उनकी शायद लगता है उनसे कुछ बात नहीं बन रही थी तो उन्होंने कहा आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं करूँगा नहीं, आप बोल दीजिए, मैं तो अकेला आया हूँ यहाँ, फैमिली दिल्ली गई हुई, एक सूटकेस में रह रहा हूँ, कभी भी चला जाऊँगा। फिर वो मिनिस्टर साहब आए, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, उन्होंने मेरी शिकायत की। टेकरीवाल साहब? नहीं, ये अच्छा, रोहतास वाले। की बात हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो आए तो फिर मैंने कहा साहब देखिए प्रशासन चलाना है तो उसको कलेक्टर को चलाना पड़ेगा, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे और हम विकास का काम अच्छा जितना हमारी चीजें हो सकती हैं करेंगे, आप उससे फायदा उठाइए और उसमें साथ दीजिए। तो फिर वो ये बात हुई कि जो हम ही कह रहे थे वो चलेगा। तो जगह जगह ऐसे होते हैं। अब मैं हर बात उनकी मान लूंगा जो कि ठीक ना हो, तो जो सही कह रहे हैं तो उसको मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कई अधिकारी मानते हैं बातें। कई मानते हैं, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तब होगी जबकि जो वो बात मान रहे हैं वो गलत जी, वो गलत, तब प्रॉब्लम होगी। तब प्रॉब्लम हो। अगर जो सही है तो वो तो बहुत सारे आफ्टर ऑल लोकल पॉलिटिशियंस को लोगों की पल्स पता है, उनको Yes. लोगों की जानकारी पता है, बिल्कुल। प्रॉब्लम्स पता है, तो वो आपके सामने प्रॉब्लम लाएंगे तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको पॉलिटिकल से समझो वो, हाँ, और उसको साथ में काम हाँ, करना और होगा, दोनों sync साथ में काम करना। करेंगे तो Better उससे result बेटर होगा। कोई चीज हो नहीं सकती। कई टिप्पणीकार कहते हैं कि फिर 90 का दशक आया, लालू का दौर आया और कई लोग उसे अंधकार काल बताते हैं। व्हाट डू यू थिंक? इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम, मगर मैं इरिगेशन कमिश्नर बना था उस वक्त जी। और इरिगेशन कमिश्नर हमारे जो मंत्री जी थे, ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। क्या नाम था? जगदानंद सिंह। हाँ, सांसद भी रहे हैं। हाँ, सांसद भी जी जी जी। वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो साहब मुझे तो नहीं कुछ महसूस हुआ, हम लोग सब काम, कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कोई ट्रांसफर के बारे में नहीं। उसी ज़माने में वो हमने डैम भी बनाए, हमने रेवेन्यू रेट्स भी रेज किए, ये सब भी हम लोग कर सकते। कोई मेरे को कोई नो इंटरफियरेंस, नो इंटरफियरेंस। बाकी 90s की बात है ये, 94, 95, 96। बाकी कलीग से तो बात होती होगी ना? कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको सो कॉल्ड कमाऊ विभाग कहते हैं, तो पीडब्ल्यूडी। कमाऊ विभाग तो इरिगेशन ही पुराने जमाने से कहा जाता था। हाँ। वहाँ पे तो वहीं की बात बता रहा हूँ, आई वाज जी, जी। इरिगेशन कमिश्नर। तो और खैर, मगर और डिपार्टमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी। अगर जो देखिए, इफ आई डोंट हैव एनी स्केलेटन्स इन माय कबर्ड तो मैं फाइट कर सकता हूँ। ट्रू। फेवर लिया होगा तभी दबेंगे। तब दबेंगे आप, तभी दबेंगे। हाँ। और मिनिस्टर को भी सख्त, मिनिस्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो बहुत सख्त आदमी थे। मेरा अगला सवाल बहुत ही बचकाना है दीपक जी। सबको सत्ता चाहिए, अच्छी बात है, सबको सरकार चाहिए और सबको चाहिए कि सरकार बची और बनी रहे। सरकार बची और बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि काम हो, अच्छे काम हो। काम वो ब्यूरोक्रेसी करके दे सकती है, तब तो हर सरकार को अच्छे अफसर चाहिए होंगे जो ऑनेस्ट हो, जो एग्जीक्यूट कर सकें। फिर गड़बड़ कहाँ होती है? यही तो सारी प्रॉब्लम है। और इसको मैंने, हर सरकार को, एज यू आर सेइंग, काम चाहिए,
और वो अच्छे, जिनको वो दिखाए चुनाव में वो जीते। जो डायनेमिक ऑफिसर है, मेहनत करने वाला है, ऑनेस्ट है, वही रियली इंप्लीमेंट भी कर सकता है। बिल्कुल, मतलब जिस रफ्तार से और जिस स्कोप से करना चाहिए। मगर हो सकता है कि और भी इंटरेस्ट है लोगों के, तो वो नहीं हो पाता चुनाव भी है। बहुत महंगे हो गए हैं। हाँ, ये सारी चीजें हैं। मगर जहां भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसका फायदा पॉलिटिशियंस को जरूर मिलेगा इलेक्शन में। मतलब वो डिबेट जो है कि डेवलपमेंट, डिलीवरी की बात, डिलीवरी शुड लीड। आप देखिए इरिगेशन का आप जिक्र कर रहे थे, और नीतीश के पहले कार्यकाल का बड़ा जिक्र होता है, और एक आईएएस ऑफिसर हैं प्रत्यय अमृत, उनके काम का भी बड़ा जिक्र होता है कि कैसे उन्होंने पुल बनवाए पूरे प्रदेश में और सब कुछ गए। और जब उन्होंने दफ्तर संभाला था तो बिल्कुल ऐसा जाले लगे हुए थे। हाँ, तो देखिए मेरे साथ काम कर चुके हैं वो, अच्छा, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, फाइन ऑफिसर। उसने पुल बनवाने का काम किया। आजकल वो बिजली का जो सारा काम वहां पे बिहार में हो रहा है उसको वो लीड कर रहे हैं। प्रत्यय, बहुत काम, प्रत्यय अमृत बहुत काम किया उन्होंने। हाँ, तो ये शो करता है कि एक अफसर क्या कर सकता है। बिल्कुल, देखिए सिस्टम तो वही है, सब लोग वही हैं, बिल्कुल, मगर पॉलिटिकल विल एंड राइट। बल्कि वर्ल्ड बैंक ने एक 10 साल पहले 2 स्टडीज निकाली थी अबाउट रिफॉर्म्स एंड अदर थिंग्स इन स्टेट्स जी। तो उस कंक्लूजन पे ये निकले सरप्राइजिंगली, और वो मैंने कोट किया है जब लोग बात करते हैं कि आईएएस को हटा दो जी, कि जहां पे पॉलिटिकल विल है और जहां पे डायरेक्शन क्लियर है, हाँ, और आप अपने ऑफिसर्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, माने उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, भैया तुम काम करो, हम आपके पीछे हैं, हाँ, डरो मत फैसला करने से। हाँ, तो वहां पे तरह तरह की चीज से हुई है। उन्होंने केस स्टडीज करके ये प्रूव किया है। और मजे की बात यह है कि जो सक्सेसेस उन्होंने दिखाए उसमें सब में कोई आईएएस ऑफिसर भी है। बिल्कुल, तो पॉलिटिकल विल, बिहाइंड यू आई एम देयर, आप जाके काम करो। ऐसा हो जाएगा तो इस देश की आप शक्ल 10 साल में बदल जाएगी। दीपक जी, आपने काफ़ी विस्तार से जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात की है तो आपने बहुत सारे तरीके बताए हैं जिनके ज़रिए पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स को पालतू बनाने की कोशिश करते हैं, अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफ़र का जिक्र किया और सब चीज़ों का, वो मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे ख्याल से ये तो सभी लोग जानते हैं, और ये तमाम और कमीशन, क्या करना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा तो ट्रांसफर है, सबसे बड़ी चीज ट्रांसफर है। और सीनियर ऑफिसर्स की पोस्टिंग कैसे होगी वो भी एक इशू है जी। रिटायरमेंट के बाद आप लोगों को पोस्ट दे दो वो भी एक इशू है, या टिकट का प्रलोभन देके। टिकट का प्रलोभन तो कम है, नहीं, अब काफ़ी हो गया है सर। हाँ, यूपी में तो हाँ हो सकता है बढ़ रहा हो। जी जी हाँ, जी। तो ट्रांसफर को रेगुलेट करना, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरह तरह के कुछ इसमें डायरेक्शंस दिए हैं जी। पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में भी उन्होंने डायरेक्शन दिया है जी। मगर वो ट्रांसफर वाली जो वो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही है। आई थिंक बिगेस्ट कल्प्रिट इज दैट। दूसरी बात है कि हम अगर जो बहुत और तरीके होते हैं, खाली आप डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग से नहीं, आप मुझे तंग बहुत तरीके से कर, एसीआर खराब की जाती हैं, उसका मैंने एग्जांपल दिया है। जी बताइए। एसीआर खराब करने का हमारे मिनिस्टर साहब थे, हेल्थ मिनिस्टर एक यहाँ पे, तो उनकी बातों में मैं जो एक दो चीज़ों में जो उनके लिए इम्पोर्टेंट थी मैंने नहीं मानी, तो उन्होंने एसीआर में तरह तरह की चीज़ें लिख दी मेरी, फर्जी तो शिकायतें भिजवाते हैं। आम तौर पे लोग एसीआर खराब कर सकते हैं, थ्रेटन भी करते हैं। फिर आपके किसी भी अफसर के अगेंस्ट एनोनिमस कंप्लेंट दिलवा दी आपने। मैं कई लोगों को जानता हूं, मेरे कॉलीग्स, जिनके अगेंस्ट एनोनिमस कंप्लेंट्स आ गई, और जो कंप्लेंट आ गई तो फिर वो एक बन गया आपके ऊपर, कहीं से भी आ गई, कुछ भी कह दिया, अब वो एक फाइल बन गई। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप तरह तरह के, अब एक यंग लड़की थी जिन्होंने, आपको याद होगा, यूपी में यहीं के अगल बगल में, उन्होंने माइनिंग के अगेंस्ट दुर्गा शक्ति नागपाल, छोटी यंग ऑफ फर्स्ट पोस्टिंग में
तो कितनी बड़ी इशू बन गई थी, उसका ट्रांसफर किया, सस्पेंड किया, ये सब चीजें। अखिलेश यादव की क्या सरकार, मैसेज बन रहा है? जो भी हो सरकार में, कोई एक जने की सरकार की बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपने तो विस्तार से मुलायम, मायावती, उमा भारती, कल्याण सिंह का जिक्र किया कि कैसे मतलब कई जगह तो ऑफिसर ज्वाइन नहीं कर पाए और फिर ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर हो जाता है। तो ये लोगों को, ये मतलब पब्लिक ओपिनियन को इसमें करना पड़ेगा। अभी एक कर्नाटक की लेडी थी, यंग कलेक्टर, लास्ट ईयर जब इलेक्शन हुए थे जी, तो उन्होंने मिनिस्टर के अगेंस्ट एक्शन ले लिया था, होगा, सुना होगा आपने जी, तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया था जी। तो वो, उसको हिम्मत हुई उस लड़की की, वो हाई कोर्ट में गई अगेंस्ट ट्रांसफर, और हाई कोर्ट ने उसको वापस रिस्टोर कर दिया इस कलेक्टर। अब एक लड़की कलेक्टर अकेले से इतनी हिम्मत दिखाई, वेरी बिग थिंग। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के सर्किल में ऐसे लोगों को अक्सर मूर्ख कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता क्योंकि है, रहना उनको उसी तो इसीलिए तालाब में है। इसीलिए ये आईसीएस की खूबी थी, उसको कहते हैं एस्पिरिट दी कोर। एक हमारे थोड़े कंडीशंस हैं, ट्रेडिशंस हैं कॉन्डक्ट वगैरह करने के, वो सब लोगों को फॉलो करने हैं। आईएएस में भी, किसी भी सर्विस में, आईएएस आईपीएस जो भी आप लीजिए, एस्पिरिट दी कोर होना चाहिए कि हम ये चीजें करेंगे और ये चीजें नहीं करेंगे, और जो ये चीज करता है अच्छा, उसको हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। अब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि कोई हम लोग को फोरम निकालना चाहिए जी, कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अब यंग अफसर है, उसको इस तरीके का प्रेशर पड़ा, हम कौन सपोर्ट करेगा उसको? बिल्कुल। अब मैं उन 2 चैप्टर्स पे आ रहा हूं जो आपके यूपीएससी के कार्यकाल से जुड़े हुए हैं और जिसमें हमारे हिंदी के कई नौजवान दोस्तों की, लड़कों की, लड़कियों की दिलचस्पी होगी। गोविंद वल्लभ पंत के ज़माने से बदलाव शुरू हुए थे आईएएस के पैटर्न में। आपने इसमें जिक्र किया है कि वो एज को लेके और हिंदी अंग्रेज़ी को लेके, बाकी सारी चीज़ों को लेके काफ़ी बदलाव। इन 1959 होम मिनिस्टर जीबी पंत took 2 major decisions. सेंट्रल ऑफिसर वॉज अलाउड टू टेक अनदर अटेम्प्ट। तो ये लोग, कई लोग हमारे साथी हैं जो बोले यार उसमें रेवेन्यू में हो गया, फिर से लिख रहे हैं मेंस। तो ये पंत जी की वजह से कर पा रहे हैं आप लोग। नहीं तो ये ठीक है, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मौका तो मिलना चाहिए जी। अब एक बार आप आईआरएस में आ गए, आप आईएएस में बैठना चाहते हैं तो मौका मिलना चाहिए। मगर अब क्या हो गया है कि आप बार बार बैठ रहे हैं, बार बार बैठ रहे हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम मिलना चाहिए है। तो मैंने तो यही लिखा है, और कमिटीज वगैरह भी इसको जांच करती हैं। अब जैसे मैंने कोट किया है कि हम जब थे तो डायरेक्टर जो पुलिस एकेडमी की थी, उन्होंने कहा कि साहब 90 स्टूडेंट्स आर सिटिंग फॉर द एग्जाम अगेन। वो अगले साल आएंगे ट्रेनिंग करने। नहीं, बैठ रहे हैं। हाँ। वाइल ऑन ट्रेनिंग। हाँ। तो ट्रेनिंग क्या होगी? ट्रू। तो हमने ये कहा है, और इसमें बहुत लोग विश्वास करते हैं कि आप अगर जो फिर से एग्जाम लेना चाहते हो तो वो आपको सुविधा मिलनी चाहिए। आप एग्जामिनेशन लो, आप ट्रेनिंग 1 साल बाद ज्वाइन करना, आधी अधूरी ट्रेनिंग ना करो, सीनियोरिटी बरकरार रखेंगे। हाँ। आप इस साल आ गए, हाँ। आप फिर आईएएस में बैठना चाहते हो, आप एग्जाम जाके करो। हाँ। और अगर जो तुम नहीं आए आईएएस में, तो आपकी सर्विस में आप अगले साल ट्रेनिंग में ज्वाइन करिएगा, और आपकी सीनियोरिटी इस साल की, क्योंकि लोभ उसी का रहता है कि फिर हम इस बैच के हो जाएंगे तो जूनियर हो जाएंगे, हाँ। तो एक ये मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि लोग वो बार बार बैठते ही चले जाएं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज थी कि क्वालिफाइंग मार्क्स पहले 45% होना जरूरी था इंटरव्यू में, पर पंत साहब ने वो क्राइटेरिया भी हटा दिया। कई दोस्तों से बात होती है जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, अलग अलग काडर में, कहते हैं इसका बड़ा फर्क पड़ता है कि किसका बोर्ड था और कितने नंबर मिले इंटरव्यू में। उदाहरण देते बोले साहब मेंस में तो बहुत अच्छा किया, पर इंटरव्यू में वो 300 में इतने ही रह गए तो मेरिट गिर गई। अब ये तो देखिए, जिसको कम नंबर मिलेंगे जी, वो तो ये बात जरूर कहेंगे, हाँ। जो ज्यादा कहेंगे उसका एग्जाम्पल नहीं कोट होता कि लोगों को ज्यादा मिले। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ? जी। मगर इंटरव्यू के नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टोटल नंबर्स में से करीब 13, 14, 15% हो तो ठीक है इंटरव्यू के नंबर। तो अभी शायद 13% के लगभग बनता है इंटरव्यू के मार्क्स।
और कैसा बोर्ड हो, ये सब चीजें ऐसी। खैर कहीं तो डाइस फॉल करता है तो जिंदगी में तो लक वगैरह तो चलता ही है हर जगह। मेरी कहाँ पोस्टिंग हुई वो भी, किस समय कहाँ पोस्टिंग हुई वो भी क्या लक की हालात बात है जी। मगर बड़ी कोशिश होती है कि साहब बोर्ड में यूनानिमिटी हो, यूनानिमिटी एक तरीका हो कि फर्क बहुत ज्यादा ना पड़े। फर्क बहुत। हाँ। अभी बोर्ड के जो सुधार हैं जो कई कमेटीज़ की, उन पे आऊँगा। और जो हिंदी वालों का एक रहता है भेदभाव, और फिर सीसेट के बाद और भी ज़्यादा तेज़ हो गया है वो शोर, उस पर बात करूँगा। एक दिलचस्प लाइन है इसमें कि एक तथ्य आपने दिया है कि पहले जो आईएएस वगैरह लिखते थे उनके 4 या 5 पेपर होते थे, और आईपीएस वालों के 2 ही। हाँ। और जो एक्स्ट्रा 3 पेपर होते थे उनके हायर पेपर्स कहा जाता आ था। जाता था, हमारे टाइम में ऐसा ही था। तो ये क्या चक्कर था, और इसीलिए क्या आईएएस और आईपीएस लॉबी की अभी तक टसल चलती है? नहीं तो इसमें अब देखिए, पुराने जमाने में आईसीएस और आईपी के एग्जाम सेपरेट होते थे जी। आईसीएस का अलग एग्जाम होता था। हाँ। अब आप ये देखिए कि सब लोग आईएएस के लिए बार बार बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं? तो अगर जो ये बात सही है कि वो आईएएस में आना चाहते हैं और बार बार बैठ रहे हैं, तो कोई जना कह सकता है कि तब तो ये बनता है कि इसका इम्तिहान अलग हो। और इम्तिहान देखिए, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस टाइप की सर्विस चाहिए आपको, और किस टाइप का ऑफिसर चाहिए। ट्रू। हम ये हाईएस्ट सिविल सर्विसेज है कंट्री की। जी। इधर आप कहते हैं कि ये नो गुड पीपल है, लेटरल एंट्री से बाहर से लोग लाओ। उधर आप कहते हैं कि साहब ये मेरिट का आप क्वेश्चन करते हैं। जी। तो ये तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हायर सिविल सर्विसेज के लोग किस तरीके के होने चाहिए। हमारी सर्विस सबसे इंक्लूसिव है। हिंदी या कोई और लैंग्वेज, उसकी सारी फैसिलिटीज दी गई है। आप एग्जाम उसमें दे 1969 से इंटरव्यू दे सकते हो। हाँ, ये 1969 और क्या में चीज की जा सकती है? देखिए, एग्जामिनेशन ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो लोग चाहें वही पेपर आए। बिल्कुल। और अभी आपके टेड टॉक्स वगैरह में बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं। कोई मेड का लड़की, कोई कांस्टेबल का लड़का, कोई रिक्शे वाले का लड़का, सब लोग आ गए। और वो लोग अपने यूट्यूब वगैरह में लोग अपना बताते हैं कि हमने क्या किया। वो कहते हैं कि भाई ये हमारी मेहनत का वो है। तो मेरे अंदर एक मेहनत करने का भी तो वो होना चाहिए कि हाँ, इंग्लिश आपकी इतनी अच्छी नहीं है, तो 2-3 लड़कियों ने बताया किस तरीके से मैंने अपना वो इंग्लिश को अपना इम्प्रूव किया। बहुत लोगों ने गांव की कहानी बताते हैं कि कैसे वहां पे पढ़ाया जाता है ताकि ये जो डिफिकल्टीज हैं दूर हो। हमको एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करना है ना, रूरल एरिया में। बार नीचे नहीं करना है, एजुकेशन का बार बराबर ऊपर करना है। जी जी जी। फंडामेंटली आपने जौनपुर के गांव का जिक्र किया, माधोपट्टी का। हाँ, माधोपट्टी का वो पूरा एक आया था, उसमें से कितने सारे सिविल सर्विसेज में लोग आए हैं। मतलब एक गांव है यूपी में जहां पे लगभग हर घर से कोई व्यक्ति या तो आईएएस है या पीसीएस है या इस तरह की सर्विस में आया हुआ है। तो वो कैसे आए? वो भी तो गांव से हैं, गांव के स्कूल में पढ़े, सब कुछ एवरीथिंग इज द सेम। मगर वहां पे लोग पढ़ते थे, लोग मेहनत करते थे। मगर मजे की बात यह है कि उसमें रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि उस गांव की हालत वैसी की वैसी है जैसे और गांव की है। इतने सारे लोग सर्विस में आ गए, फिर भी हालत वही, रोड का वही, नाली का वही हाल है। उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। प्रीलिम्स के एग्जाम्स ये मेरे ख्याल से 70s से शुरू हुए थे, थोड़ा छटनी करने के लिए। कोठारी कमेटी की रिपोर्ट के बाद 70s या 80s में हुए थे जी। और उसके बाद 79 से कोठारी कमेटी रिकमेंडेशन हुई थी। और उसके बाद एक बड़ा बदलाव आया प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 2010 की खन्ना कमेटी की रिपोर्ट के बाद, जब सीसेट का एग्ज़ाम आया। आर्ट साइड वाले कहते हैं कि सीसेट का एग्ज़ाम उनको फेवर करता है जो बीटेक वगैरह करके आए। यू हैव डेल्ट विद दिस क्वेश्चन। मतलब मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं क्या सोचते हैं आप। मेरे ख्याल से ये किसी को ना, जो इंडिपेंडेंट लोगों को इस चीज को देखना चाहिए जी, जो ना एग्जामिनी हो और ना एग्जामिनर हो जी। आप उन पेपर्स का स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस को देखना जरूरी है।
आम तौर पे उस तरीके के क्वेश्चंस हर बोर्ड एग्जामिनेशन, बैंक एग्जामिनेशन, इस सारों में आते हैं। वो दे आर आस्किंग लॉजिकल क्वेश्चंस। बेसिक पर्पस ये क्या है, आप ये इसमें बैठना चाह रहे हो ना, जी जी, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कर रहे हैं। वो तो कोई आर्ट्स का स्टूडेंट भी कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, साइंस का स्टूडेंट भी। हाँ, अब लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। ए और बी के ऊपर घर इधर है, ए का बी का घर उधर है, तो कौन कहाँ रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये तो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग बोलनी है। तो ये तो लोगों को आना चाहिए ना, बिकॉज सर्टन लेवल तो होना चाहिए। दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेवल प्लेइंग फील्ड है। अगर जो आप कंपेयर करो कि सारे एग्जामिनेशंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बैंक पीओ और ये तो हमारा हायर सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है, तो हमको ये तो, और बहुत सारी कमिटी ने इसको एग्जामिन करके तमाम लोगों से बातचीत करके ये रिकमेंडेशन दिए थे। ये मेरे आने से पहले के हैं, तो बहुत मतलब इस पे बहुत स्टडी वडी हुई थी, फिर भी उनको थोड़ा चेंज कर दिया गया है कुछ क्वेश्चन। आपने लिखा है कि unfortunately these recommendations were implemented in great haste. Yes, that is one of the criticisms कि कोई मेजर, and you agree with it. I agree with it. I agree with it. जल्दबाजी में लागू कर दिया सरकार। हाँ, थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड देना चाहिए। लोग को समझाते कि क्यों ये चेंजेस ये 2 साल बाद लागू होगा। 2 साल तो 1 साल, 2 साल की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये। आफ्टर ऑल लॉजिकल क्वेश्चंस है ना, तो उसमें क्या है। पर स्टूडेंट्स का तर्क होता है कि साहब हम साल 2 साल 3 साल से एक पैटर्न के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपने एकदम चेंज कर दिया। नहीं, ऐसा क्या पैटर्न चेंज, बहुत पैटर्न चेंज नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस मेरे ख्याल से दे आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। और कॉम्प्रिहेंशन में क्या, आपको एक इंग्लिश पैरा दिया, आपको एक हिंदी उसका ट्रांसलेशन दिया, उतनी इंग्लिश तो हमें, आप ठीक है, आप थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए ना। बिल्कुल आनी चाहिए। मत आप मेरे से कहते हो कि मैं, इंडिया एक बड़ा पावर बन रहा है अब ग्लोब में, तो मैं चाइनीज, रशियंस, इन सब अमेरिकन के साथ मुझे डिस्कशन करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना है, तो मैं कैसे करूंगा। और दूसरी चीज, आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में हो जाती है या तमिलनाडु में कहीं हो जाती है, तो एक आप वहाँ की नेटिव लैंग्वेज सीखते हो जब कार्डर लॉट होता है, लेकिन अंग्रेजी फिर भी प्रेफर्ड मीडियम है। यस, आई थिंक वी हैव टू रेज द जनरल लेवल अप इन एवरी वे, और थोड़ा रिकग्निशन ऑफ मेरिट की बहुत जरूरत है। ये सतीश चंद्र कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, वो अंग्रेजी को लेके, अंग्रेजी का ऐसे कंपलसरी और ये सब चीज़ें, इसको लेकर भी बड़ा विवाद होता है कि साहब वो बोले हम तो बहुत अच्छे थे, अंग्रेजी में फेल हो गए, वो इंग्लिश ऐसे वाला जो कंपलसरी पार्ट होता है। नहीं, तो ऐसे तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अच्छा, वो अब जो इंग्लिश में कंपलसरी था वो खत्म हो गया? नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ। मैंने बताया ना, हर एक जने को अब काफी हिंदी में लिखने का छूट दी जा रही है। इंटरव्यू भी लोग करते हैं, तो आपको चॉइस है, आप हिंदी में करो। क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया है 2015 से, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वाला, स्किल वाला जो एग्जाम है, अब वो क्वालिफाइंग हो गया है। और उसमें भी 33% वाला जो 33% है, बहुत कम रूल कर दिया है। हमको बाहर थोड़ा रेज करना चाहिए, और हम नीचे करते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है, लोग कहते हैं कि हम लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे जा रहे हैं। लैंग्वेज क्वेश्चन, और ये बहुत, माने कमिटीज में कई तरह तरह के लोग हैं और बहुत लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, आपने पुरुषोत्तम अग्रवाल, यूपीएससी में आपके साथी मेंबर थे? नहीं, मेरे से पहले थे। आपसे पहले थे। जेएनयू मेरे प्रोफेसर थे। आपने उनको कोट किया है, ही आस्क्ड वेदर दिस वाज कंट्रीब्यूटिंग टू द मिथ ऑफ हिंदी वालास दैट दे वर अफ्रेड ऑफ कंपटीशन एंड एक्सपेक्ट किड ग्लव ट्रीटमेंट। ये हिंदी वाले यूपीएससी से बड़े नाराज रहते हैं। क्यों रहते हैं दीपक? इसीलिए कहते हैं ना कि उनका ये हिंदी भी है, रूरल भी है, थोड़ा नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया भी है जी। वो कहते हैं कि अर्बन लोग जो हैं और प्राइवेट स्कूल्स में जो एजुकेटेड हैं, उनको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है। तो अब प्राइवेट स्कूल में लाखों लोग एजुकेटेड हैं, अर्बन एरियाज में 30% 40% लोग वहीं पढ़ रहे हैं, रूरल एरिया से भी लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो हम अपना पेपर खाली इन सब और कम करते चले जाएं, ये ध्यान में रखते हुए, तो ये तो शायद ठीक नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कमेटी ने बहुत लोगों से बात की है। मेरे ख्याल से बासवान कमेटी ने बहुत स्टेक होल्डर से ईमेल वगैरह से कॉरेस्पॉन्ड किया था,
और बहुत लोगों ने अपने ओपिनियंस वगैरह दिए थे। तो उसमें अब रिपोर्ट तो अभी निकली नहीं है। बासवान कमेटी 2016 में इसने एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जाम है उसके रिफॉर्म्स को लेके अपनी रिपोर्ट नरेंद्र मोदी की सरकार को सबमिट कर दी 2016 में। इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है एज ऑफ नाउ। तो अब रिपोर्ट तो पब्लिक है नहीं जी, तो उनका ये जैसा बातचीत से पता चला, सभी लोगों का रिकमेंडेशन है कि एज कम करनी चाहिए और कि पेपर्स को और कम नहीं करना चाहिए स्टैंडर्ड उसका, क्योंकि आप ये बड़ी सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन कर रहे हो। और तो मेरे ख्याल से अब और नीचे जाना ठीक नहीं है। हम सबको मेहनत करनी, डिफिकल्टीज तो हैं हर लाइफ में, हर चीज में डिफिकल्टी आएगी, खाली सिविल सर्विस के जॉब में नहीं, और भी किसी जॉब में डिफिकल्टी आएगी। टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टी, ये जो एज को लेके वेरिएशन है, एक तो है रिजर्वेशन, एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके जो वेरिएशन है, जैसे कोठारी कमेटी में था उस टाइम तक तो एज को लेके नहीं था, ये होता कमेटी से आया। जनरल में 24, ओबीसी में 27, एससी और एसटी 29, फिर वो बढ़ता गया 30 हो गया। इससे क्या असर पड़ता है सर्विसेज पे? मेरे ख्याल से ये यूनानिमस लोगों का फीलिंग है, मोस्ट स्टेक होल्डर्स का, कि एज जो है इतनी नहीं होनी चाहिए। हमें सर्विसेज में यंग लोग चाहिए जो फ्रेश आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, किसी भी कैटेगरी के, किसी के कैटेगरी। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो यंग लोग पढ़ के यूनिवर्सिटी से पास आउट किए हैं वो क्यों ना आए? और वो यंग आना उनका जरूरी भी है। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल निकला है कि उनके लिए जो फैसिलिटी आपने कर दी वो उनके अगेंस्ट वर्क कर रही है, क्योंकि आप 5-6 बार बैठ के आप फिर कर रहे हो, 30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए जी, तो फिर आप आगे सर्विस में तो बढ़ नहीं सकते। हमें चाहिए चीफ सेक्रेटरी नहीं बन पाएंगे। हमें यंग डायनेमिक ऑफिसर चाहिए हर कैटेगरी के, हर कैटेगरी के, और वो अपने मेरिट पे अपने टाइम से वो प्रोग्रेस प्रमोट होते चले और सारी टॉप पोजीशन में भी पहुंचे। 25 साल की एक एज कर दी जाए। 25 तो शायद आजकल के जमाने में बहुत कम होगी। नहीं, आप आर्मी में भी तो है कमीशन ऑफिसर के लिए। आइडियल तो 26 ही होगा। हाँ, 25 से 26 जो भी है। हाँ, मगर अभी आमतौर पे नहीं, हम लोग लॉर्ड सेल्सबरी की तरह 19 की भी एज नहीं बोल रहे हैं। हम लोग आमतौर पे लोगों का व्यू है 28 का, बट 26 भी हो तो ठीक है। बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं दीपक जी। मैंने कई साथियों को देखा, तैयारी कर रहे हैं 30 साल 32 साल तक लिख रहे हैं, फिर नहीं हुआ तो वो और खींच से भरे हैं। मैं तो 25 तक आपको क्लैरिटी हो, नहीं हुआ तो कुछ और देखिए जी। और आप ये सोचिए कि जो जना 4 बार अटेम्प्ट्स कर चुका है और 4-5 साल से पढ़ रहा है एग्जाम के लिए और प्रैक्टिस कर रहा है और कोचिंग सेंटर में भी जा रहा है, उसका मेंटल मेकअप क्या होगा? आखिर वो सर्विस में ज्वाइन करेगा तो फिर उसका मेंटल मेकअप क्या होगा? हमें फ्रेश, आइडियलिस्टिक एनर्जी चाहिए। कुछ करना है, बदलना है, डिलीवरी करनी और है। यंगस्टर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा चेंज एजेंट्स होते हैं। दीपक जी, एक आखिरी सवाल। वैसे तो किताब में इतना कुछ है कि हम घंटों बात कर सकते हैं, 1 घंटा होने को है और अभी भी लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैंने बहुत जगह लाल लाल निशान लगाए हुए हैं। यूपीएससी के आप 2 वर्ष चेयरमैन रहे, तो हम यूट्यूब में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे जाते हैं कि आईएएस के इंटरव्यू में ये पूछा गया, बटनें कितनी हैं, सीढ़ियाँ कितनी थी, इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं और वीडियो होते हैं। कई गंभीर प्रयास भी होते हैं जिसमें मॉक इंटरव्यू का एक्चुअल फील दिया जाता है। आपकी यूपीएससी के, आप आईएएस रहे, आपके 2 भाई आईएएस रहे, आप यूपीएससी में इतने समय रहे और 2 साल चेयरमैन रहे। जो सारे लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, आपकी उनको क्या सलाह है इंटरव्यू के लिए? हाउ शुड दे प्रिपेयर? आई थिंक जो हमारा सिलेबस रहता है जी, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा रहता है कि इंटरव्यू का पर्पस क्या है जी, तो वो गौर से पढ़ना चाहिए। क्या है पर्पस? अगर तमाम चीजें लिखे हुए हैं कि हम आपकी एटीट्यूड देखना चाहते हैं, हम कम्युनिकेशन एबिलिटी देखना चाहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग देखना चाहते हैं, तो आपको अवेयर होना चाहिए। नॉलेज नहीं टेस्ट हो रही इसमें, वो तो पहले हो चुकी है, वो तो जो हो चुकी जी, तो नॉलेज नहीं टेस्ट हो रही इंटरव्यू में। आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा है जितना भी संभव है 30-40 मिनट में जी। तो आपको अवेयर होना है दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है,
ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आपके लिए वो क्वेश्चन इग्नोरेंट आप ना हो उसके। फिर आपको एबिलिटी होनी चाहिए कि इसको आर्ग्यू कैसे करें अपने केस को। आपने कुछ कहा, हाउ टू प्रेजेंट योर केस, आपने कुछ कहा, मैंने उसके ऊपर कुछ काउंटर किया, तो आपको आर्ग्यूमेंट सोचना चाहिए। इसके मतलब क्या है कि आप किसी चीज को गंभीरता से सोचेंगे, हाँ, कि इसके क्या पहलू हो सकते हैं, क्या चीज हो सकती है। ये दिखाता है कि आप इस तरीके से आर्ग्यू करेंगे तो आप एक विषय को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और उसका अपना आर्ग्यू कर रहे हैं। फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए जी। ये सारी चीजें हैं संक्षिप्त में, जो कि आपको इंटरव्यू के लिए नॉर्मल होना चाहिए। ये आप किसी को जो हम लोग आप वो चलता रहता है कि मैं तो इंटरव्यू बोर्ड को थोड़ा कुछ ट्विस्ट कर दूंगा, और इंटरव्यू बोर्ड वाले सोचते रहते हैं मैं कैंडिडेट को ट्विस्ट कर दूंगा। मैं भी कैच करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए एक एग्जांपल देता हूं, बहुत पुराना एग्जांपल। उससे पूछा, लड़का आ रहा था, थोड़ा नर्वस था, तो उसने अपने रुमाल से मुंह पोंछ लिया और यहाँ पॉकेट में डाल दिया। तो अंदर जैसे ही पहुंचे तो चेयरमैन ने कहा, व्हाट इज दैट मिस्टर सो एंड सो। तो उसने उसकी फिंगर को पॉइंट करते हुए देखा तो वो रुमाल पे पॉइंट कर रही थी, व्हाट इज दैट। तो थोड़ा तो वो एम्बेरस हुआ कि भाई ये रुमाल निकल रहा है वगैरह। तो फिर उसने अपना बोला, जवाब दिया, दैट सर इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और अपना रुमाल अंदर कर दिया। वाह। अब मुझे और कोई उस लड़के की प्रत्युत्पन्नमति, नहीं देखना, माइंड, हाँ कुछ नहीं देखना, माइंड इज राइट प्लेस। And he knows how to tackle difficult situation, tricky question। जी जी, tricky question, तो इसलिए one should काफी tricky question पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। कोशिश लोग करते हैं कि पूछें। कुछ और एग्जांपल्स दीजिए प्लीज। हाँ, नहीं, यहाँ था कि आप why are you so lean and thin, ये पुराने जमाने का है। why are you so lean and thin, Mr. so and so जी। तो उसने कहा, साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी the IAS sir is no joke and इलाहाबाद यूनिवर्सिटी no sanatorium। हाँ? तो माने ये है कि आपको मैं देख रहा हूं ना, आप यू शुड बी ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन शुड कम आउट, एंड यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, यू शुड हैव एबिलिटी टू स्पीक, टू कम्युनिकेट, टू आर्ग्यू, एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आपको दुनिया में रहना है ना, आपको आपका तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। कैसे आप दिखाएंगे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लायक हैं? ये तो रिटन एग्जामिनेशन में तो ये सब टेस्ट नहीं होता जी। ये सारी कुछ चीजें हैं। हाँ। चलिए, पटेल से बात शुरू हुई, पटेल का ही कथन जिसका दीपक जी ने जिक्र किया, यू विल नॉट हैव अ यूनाइटेड इंडिया इफ यू डोंट हैव अ गुड ऑल इंडिया सर्विस व्हिच हैज द इंडिपेंडेंस टू स्पीक आउट इट्स माइंड। आई एम वेरी थैंकफुल एज अ रीडर दैट यू स्पोक आउट योर माइंड एंड यू रोट दिस बुक। थैंक यू सो मच। ये किताब जिसका शीर्षक है द स्टील फ्रेम, अ हिस्ट्री ऑफ द IAS, रोली बुक्स ने पब्लिश किया है, लोटस रोली। 695 रुपये हार्ड बाउंड की कीमत है और इसे लिखा है दीपक गुप्ता जी ने, और आप देख रहे हैं किताब वाला। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपके जो भी सवाल हैं, जवाब हैं, टिप्पणियां हैं, जिन्हें मैं भी पढ़ूंगा और दीपक जी भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। देखते रहिए thelalantop.com।